देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको हीट कैपेसिटी, ये जो आपके सामने दिख रही है शीट, लास्ट क्लास में मैंने आपको हीट कैपेसिटी बताई थी कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। ओके, और हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, उसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं, उसी को थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। देन वाटर इक्विवेलेंट बताया था कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है ना। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, हीट कैपेसिटी और वाटर और थर्मल कैपेसिटी को। चलिए पढ़िए जय, डिफाइन द टर्म्स। Define the terms heat capacity and water equivalent. Give the CGS and SI units. Heat capacity or thermal capacity. The heat capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise its temperature through 1 degree. By definition, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a body is equal to the specific heat C. So that required for M mass is M into C. Heat capacity is equals to mass into specific heat, or S is equals to mc. हाँ The देखिए, CGS unit of द सीजीएस यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी इज कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एसआई यूनिट इज जूल पर केल्विन। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट है कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड एसआई यूनिट जो होती है वो होती है जूल पर केल्विन। ये कहाँ से आया देखिए, जरा सा बात कर लेते हैं इस पर। हम लोग जानते हैं कि जो हीट हुआ करती थी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ करती थी, हीट इज इक्वल्स टू होती थी एम सी डेल्टा टी। तो अगर आप मास को एक 1 यूनिट कर दें और टेम्परेचर को भी 1 यूनिट कर दें, तो 1 ग्राम ऑफ मास को 1 यूनिट टेम्परेचर से रेस करने के लिए जो हीट देनी पड़ती थी वो किसके इक्वल होती थी, स्पेसिफिक हीट के इक्वल, सी के इक्वल, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा तो बचेगा सी। मतलब जो C. डेल्टा क्यू हीट की अमाउंट होती थी 1 ग्राम के लिए वो किसके इक्वल होती थी, सी के इक्वल। तो C. अगर 1 ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट सी की है तो एम ग्राम के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट होगी, एम इंटू सी। तो आंसर है बच्चों S इक्वल टू एम इंटू सी, हीट कैपेसिटी है ना, इक्वल टू एम इंटू सी। नोट कर लीजिए, इसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं, इसको थर्मल कैपेसिटी। तो फॉर्मूला केवल काम का है S इक्वल टू एम इंटू सी। क्लियर है जी? Yes, sir. ओके, यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटर इक्विवेलेंट। पढ़ो जय वाटर इक्विवेलेंट। Okay, sir. Water equivalent. The water equivalent of a body is defined as the mass of water which requires the same amount of heat as if required by the given body for the same rise of temperature. Water equivalent is equals to mass into specific heat, or W is equals to mc. The CGS unit of water equivalent is G and the SI unit is kg. चलिए, तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट दरअसल एक मास हुआ करता है। वाटर इक्विवेलेंट जो होता है एक मास हुआ करता है। अब समझो भाई वाटर इक्विवेलेंट क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई ब्लॉक है, आपने उस ब्लॉक को 200 कैलोरी एनर्जी दे दी। कितने कैलोरी, 200 कैलोरी। 200. ठीक, 200 कैलोरी एनर्जी आपको पानी को देना है, तो कितना पानी लोगे जो 200 कैलोरी एनर्जी डेवलप कर ले, कितना पानी लोगे जो 200 कैलोरी एनर्जी ले ले, डेवलप कर ले, फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर राइज इसमें हुआ उतना टेम्परेचर राइज इसमें हो, उस पानी के अमाउंट को ही आप क्या बोलोगे, उस पानी के अमाउंट को आप बोलोगे वाटर इक्विवेलेंट। दैट मास इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। सीजीएस यूनिट होती है ग्राम एंड एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। So water equivalent क्या होता है, the water equivalent of the body is defined as the mass of the water which require the same amount of heat as required by the given body for the same rise of temperature. W is equal to m into C into delta T. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? W इक्वल टू एम इंटू सी, बिकॉज डेल्टा टी Yes, दोनों का sir. सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए सवाल जवाब कीजिए, नहीं आया तो बोलिए क्या नहीं आया समझ में। हेलो, Yes, sir. बताइए ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर. आ गया। देखिए आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो यार, इतनी सी बात है कि आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो। 1 सेकेंड, ऐसे देखो, ये ओपन हो गया।
यस, ऐसे समझिए, देखिए आपके पास कोई ब्लॉक है, उसको आपने मान लो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया है, मतलब T1 से लेके T2 तक गए हो, और उसको गर्म करने में आपने कितनी हीट दे दी, 200 कैलोरी हीट दे दी, ठीक है ना। ठीक इतनी ही हीट देने के लिए पानी के जितने मास की रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, वो कहलाएगा इस हीट का वाटर इक्विवेलेंट। पानी का जो मास होगा उस हीट का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। अभी आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अब देख लो, यदि इसको देखना है आपको, तो हम जानते हैं Q1 इक्वल टू Q2, जितनी हीट इसको मिल रही है उतनी हीट इसको मिल रही है, बट ये पानी के लिए हीट मिल रही, तो पानी का मास m, पानी की Q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम सी डेल्टा टी, तो इसका मास हो गया m, इसका डेंस, इसकी स्पेसिफिक हीट पानी की कितनी होती है बच्चों, 1, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1, एंड डेल्टा टी टेम्परेचर, इसका मास कुछ ना कुछ रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं हमको, सपोज इसका मास है स्मॉल m, इसकी स्पेसिफिक हीट रही होगी c, और टेम्परेचर यहाँ का भी कहा होगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो इसकी जो हीट बनी क्या, एम सी, किसके इक्वल हो गई, कैपिटल M के इक्वल। समझ में आया? यस सर। तो ये जो मास होता है पानी का, इसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट, ये कहलाता है आपका वाटर इक्विवेलेंट। चलो ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दो जय इसको, वाटर इक्विवेलेंट। Water equivalent. The water equivalent of a body is defined as the mass of water which requires the same amount of heat as is required by the green body for the same rise of temperature. Water equivalent is equals to mass into specific heat, or W is equals to mc. यस, तो So वाटर इक्विवेलेंट अभी अभी मैंने प्रूफ किया आपको कि वाटर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ये देख लीजिए, इसको आप W बोल सकते हो, तो W इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, सामने वाली बॉडी का मास इनटू स्पेसिफिक हीट जो होता है वो वाटर इक्विवेलेंट के इक्वल हुआ करता है। CGS यूनिट इसकी क्या होगी, ग्राम, और SI यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। ठीक है, yes sir. मैं आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि हीट कैपेसिटी की यूनिट सर जूल पर केल्विन कैसे आ गई, हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर केल्विन कैसे आ गई। देखिए हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आया है, S इक्वल टू एम सी। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, S इक्वल टू एम इंटू सी। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं सभी लोग S इक्वल टू एम सी है ना, तो हम लोग क्या करते रहे हैं, आप लोग पता होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, m इंटू स्पेसिफिक हीट C इंटू डेल्टा थीटा, तो m इंटू सी कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, डेल्टा क्यू मतलब हीट का चेंज किस में नापते हैं, कैलोरी, और डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर का चेंज किस में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट क्या बन गई, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अभी समझ में आया? Yes sir. यूनिट बन गई कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कैलोरीमेट्री। जय पढ़िए। Yes sir. What is calorimetry? State the principle of calorimetry. Calorimetry, the branch of physics that deals with the measurement of heat, is called calorimetry. Principle of calorimetry or law of mixture. Whenever two bodies at different temperature are placed in contact with one another, their heat till their temperature became equal. Principle of calorimetry states that the heat gained by the cold body must be equal to the heat lost by the hot body, provided there is no exchange of heat with the surrounding. Heat gain is equals to heat lost. हाँ भाई, ये प्रिंसिपल तो सबको समझ में आ ही रहा होगा कि दी गई हीट इक्वल टू ली गई हीट, जो बॉडी ज्यादा टेम्परेचर पे होगी वो हीट देगी, और जो बॉडी कम टेम्परेचर पे होगी वो हीट लेगी। यस और नो? और गिवन Yes हीट sir. इक्वल टू टेकन हीट के इक्वल होगा, बोलो हाँ। Yes sir. हाँ, अब हीट को मेजर करने के लिए बच्चों एक डिवाइस बनाई जाती है जिसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। बेटा ये एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, इसके आने के कोई चांसेस नहीं है एग्जाम में, देख लो सन भी नहीं लगा इसके आगे, तो कैलोरीमीटर, बट जस्ट फॉर रेफरेंस अपन को पढ़ना है कि कैलोरीमीटर कैसे काम करता है। पढ़िए बेटा कैलोरीमीटर। Calorimeter. It is a device used for measuring the quantities
of heat. It consists of a cylindrical vessel of copper provided with a stirrer. The vessel is kept inside a wooden jacket. The space between the calorimeter and the jacket is packed with a heat insulating material like glass, wool, etc. Thus, the calorimeter gets thermally isolated from the surrounding. The loss of heat due to radiation is further reduced by polishing the outer surface of the calorimeter and the inner surface of the jacket. The lid is provided with holes of inserting a thermometer and a stirrer into a calorimeter. When एक bodies मिनट, are different, the lid is providing with a holes. The lid is provided with a holes for inserting a thermometer and a stirrer into the calorimeter. ये lid है इसकी, ये जो बाहर की जो ढक्कन दिख रहा है lid बोलते हैं। इसमें छोटा सा होल रहता है जिससे कि थर्मोमीटर जाता है, और ये स्टिरर होता है। स्टिरर किसके लिए काम होता है? अंदर को घुमाने के लिए। पानी डालोगे तो इसको पानी को घुमाओगे, ठीक है ना, जिससे पानी अपनी हीट थर्मोमीटर को दे सके। चलो, ये कॉपर का वेसल है पूरा का पूरा, ये ग्लास वूल है, और ये वुडन जैकेट है। ग्लास वूल इसलिए क्योंकि अंदर की हीट बिल्कुल ना जाए, और वुडन जैकेट जो हीट को रोक के रखता है। पढ़ो, when bodies at different temperature are mixed together in the calorimeter, heat is exchanged between the bodies as well as with the calorimeter. If there is no loss of heat to the surrounding, then according to the principle of calorimeter, heat gained by cold bodies is equals to heat lost by hot bodies. The equation can be used to determine the specific heat and the latent heat of different substance. यस, इस इक्वेशन का यूज जो है आप स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को निकालने के लिए कर सकते हैं। चलिए आइए देखेंगे कैसे करेंगे इस इक्वेशन का यूज हम लोग स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को निकालने के लिए। पढ़ो। Yes, sir. State the principle of calorimeter. How will you use this principle to determine the specific heat of a solid? हाँ लिखिए, इंपॉर्टेंट, देखिए ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट द प्रिंस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ही आया है, मतलब ऐसे देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि स्टेट करो प्रिंसिपल कि कैसे आप यूज करोगे इस कंसेप्ट को कि स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए। पढ़ो, डिटर्मिनेशन ऑफ। For the statement of principle of calorimeter, refer हाँ to वो question. पिछला रेफर करना है, यहाँ से पढ़िए। डिटर्मिनेशन Determination of a specific heat of a solid. Suppose a calorimeter of water equivalent W contains water of mass M1 at the temperature T1. Now solid of mass M2 heated at temperature T2 is dropped into the water of the calorimeter. Let T be the final temperature of the mixture. If C be the specific heat of the solid and C dash that of water, then heat gained by water and calorimeter is equals to M1 plus W into C dash into T minus T1. Heat lost by hot solid is equals to M2 into C into T2 minus T. Applying the principle of calorimeter for the steady state, heat loss is equals to heat gain. So चलो अब M2. देखो, एक मिनट बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। चलो इसका प्रिंसिपल मैं डेवलप करा रहा हूँ बेटा। मान लो ये कैलोरी मीटर है, बोलो यस। यस सर। अब ये कैलोरी मीटर है, ये कैलोरी मीटर के अंदर बेटा क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। ओके, कैलोरी मीटर के भीतर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. हाँ, अब यस सर। कैलोरी मीटर के अंदर बेटा T1 टेम्परेचर पे पानी भरा हुआ है। जैसे ही आपको समझ में आता तुरंत यस सर बोल दिया करिए, मेरे को फीडबैक मिल जाता है। T1 टेम्परेचर पे पानी भरा हुआ है, जैसे ही आप इसके अंदर एक कोई आयरन का या कुछ भी आप डालते हो, ब्लॉक डालते हो, जिसका मास है M2 और उसका टेम्परेचर है T2, तो थोड़े देर के बाद ये अपनी हीट देने लगेगा और ये दोनों कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे? बताओ। Yes. हाँ, मतलब कौन हीट गेन कर रहा है? बेटा आपका साउंड गड़बड़ हो रहा है, फिर से लेफ्ट होके जुड़ जाओ। तो हीट कौन गेन कर रहा है? हीट गेन कर रहा है वाटर। तो वाटर की हीट गेन कितनी होगी बेटा? देखो, M1 प्लस W। वाटर का खुद का मास कितना था बेटा? M1। और ये जो आया, ये जो ब्लॉक आया, इसका खुद का जो मास होगा M2 ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसका मास वो ऐड होगा जो वाटर को हीट देगा।
तो उसका वाटर इक्विवेलेंट ऐड हुआ m1 प्लस डब्ल्यू। समझ में आया कि नहीं हुआ? Yes, sir. इनटू वाटर की स्पेसिफिक हीट सी डैश ले लो, और चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T है बट वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था T1, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ T माइनस T1। T minus T1. तो ये हीट गेन्ड बाय द वाटर आ गया समझ में? Yes, sir. सिमिलरली हीट गिवन बाय द ब्लॉक, ब्लॉक कितनी हीट देगा देखो, मास m2, ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट C। C. हाँ, और चेंज इन टेम्परेचर, ब्लॉक खुद कितना टेम्परेचर लेके आया था T2, बट T2. फाइनली कितने टेम्परेचर पे पहुंच गया T, तो T2 माइनस T। यस और नो? Yes, sir. ओके, सो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये लॉस्ट हीट है, ये गेन हीट है, दोनों को इक्वेट कर दो, C को अलग कर लो, ये आंसर आ गया। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, hence the specific heat C of the solid can be determined by the knowing the specific heat C dash of the water। अगर आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट पता है, क्योंकि C डैश यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो, और वाटर की स्पेसिफिक हीट CGS यूनिट में 1 होती है बच्चों। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया जय? आ गया सर। ओके, जय क्लियर हुआ? sir. हाँ, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। अच्छा जय, तुम बार बार पूछ रहे थे सर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एक सिंपल से एग्जांपल देके यार मैं बता देता हूँ स्पेसिफिक हीट क्या होती है। देखो, देखो जय, जय हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू मतलब गिवन हीट, चेंज ऑफ हीट इक्वल्स टू मास इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो C निकाल लो, C इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। बोलो यस। Yes, sir. ये फॉर्मूला, ये जो C कहलाता है बेटा, ये स्पेसिफिक हीट है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. अब देखो, अब तुम्हारी भाषा में मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक हीट क्या है। मान लो जय, ये तुम हो, ठीक है ना, मुझे तुम्हारी Yes, स्पेसिफिक sir. हीट निकालनी है। तुम्हारा टेम्परेचर कितना है? तुम्हारा टेम्परेचर मान लो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? Yes, sir. मुझे, तुम्हारा टेम्परेचर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, टेम्परेचर तुम्हारा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी, और तुम्हारा मान लो थोड़ी देर के लिए मास है 1 ग्राम। कितना मास है? 1 gram. मतलब तुम्हारे बॉडी के इस छोटा सा मास जो m 1 ग्राम है, उस 1 ग्राम के मास का टेम्परेचर 24 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? Yes, sir. मतलब सीधी सीधी बात कहा जाए तो 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत होगी वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब समझो, ये पानी की एक बूंद है 1 ग्राम की, और ये वही पानी की बूंद 1 ग्राम की। ठीक है, बोलो यस। Yes, sir. इसका टेम्परेचर मान लो है कितना, इसका टेम्परेचर मान लो है 54, और यहां से यहां तक पहुंचने में टेम्परेचर हो गया 55। ठीक है, Yes, sir. 1 डिग्री से बढ़ गया टेम्परेचर कि नहीं बढ़ा? बढ़िया sir. तो पानी की बूंद को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट आप दिए होगे वो हीट क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। Heat. क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, तो ये स्पेसिफिक हीट कहलाती है। चलिए पढ़िए, अगला पढ़िए जय टॉपिक, व्हाट। What do you mean by change of state of a substance? अब हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट। तुम कह रहे थे कि सर लेटेंट हीट कब आती है? सुनो, जब टेम्परेचर चेंज होता है तब स्पेसिफिक हीट आती है। लिख लो कॉपी में, टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट आएगी,
और जब स्टेट चेंज होगी तो लेटेंट हीट आएगी। लिख लो कॉपी में। हाँ, स्टेट चेंज में लेटेंट हीट आएगी। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, पढ़ो। चेंज ऑफ स्टेट। Change of state. The transition of a substance from one state to another by heating or cooling. It is called change of state. The common changes of state are as follows. हाँ, देखो मैंने इसके पहले बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ऊपर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से इसकी फोटो भी ले सकते हो। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ वो नहीं आते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सारा कुछ पढ़ना एग्जाम के टाइम में पॉसिबल नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें बस समझिए एज ए रेफरेंस और आने जाने दीजिए। पढ़िए। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। Melting of a solid. Solid, heat, liquid. Second, vaporizing of a liquid. Liquid by heat gives vapor. Third, condensation of vapor. Vapor by cooling gives liquid. Freezing of a liquid. Liquid by cooling gives solid. हाँ, तो देखिए दो में आपको हीटिंग देनी पड़ रही है, मतलब दो रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। लिख लो, ये दो रिएक्शन एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट देनी पड़ रही है। और इसमें दो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, मतलब हीट निकलेगी। समझ में आया? कूलिंग देना मतलब हीट का बाहर जाना, और हीटिंग देना मतलब हीट का अंदर जाना। पर सर ये जो इसमें एक्सोथर्मिक सर वो रहती है सर, वो फील क्यों नहीं होती सर? किसमें फील नहीं होती है? सर जो कंडेंसेशन ऑफ वेपर एंड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। क्यों नहीं होती है बेटा फीलिंग? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा? गैस का लिक्विड में बदलना। यस और नो? यस सर। तो ये तो बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है यार। आप देखे तो होंगे सर जो भी गंजी होती है, अगर आप कोई तपेली है उसके ऊपर अगर आप ये रख देते हो, कोई बर्तन रख देते हो, तो इसकी भाप उठ करके यहाँ पे पानी नहीं बना लेती है? बना लेती है। बिकॉज यहाँ पे इसको कोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है और नीचे यहाँ पे हॉट एनवायरनमेंट मिलता है। बोलो यस और नो? यस सर। ऑब्वियसली यार कूलिंग होती है। इवन गर्मी के समय में जब आपका पसीना वेपर कूल होता है तो पसीना गीला हो जाता है, ठंड की वजह से वो लिक्विड बन जाता है, तो आपको कूलिंग फील होती है, हाँ या ना? यस सर। यस। सो वेपर जब भी कूल हुआ करता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर आपको मतलब कूलिंग देनी पड़ेगी वेपर को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में। सीधी बात, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? कूलिंग। कूलिंग। कूलिंग मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट आप खुद लोगे, सिस्टम को नहीं दोगे, खुद लोगे हीट। समझ गए? यस सर। फ्रीजर में क्या होता है? फ्रीजर में कोई अलग से कूलिंग नहीं दी जाती है, उसकी हीट को खींचा जाता है। फ्रीजर में हीट को खींचा जाता है, हीट को बाहर करता है। एसी आपने देखा होगा, एसी के बाहर क्या लगा रहता है? आउटडोर। तो एसी जो होता है कमरे की हीट को खींच करके बाहर भेजता है। भेजता है कि नहीं भेजता? हाँ सर। यस। तो मतलब हीट को खींचना ही कूलिंग कहलाती है। ठीक ना? हीट को खींचना ही कूलिंग है। कूलिंग कोई ऐसी चीज नहीं कि आप अलग से दे दोगे कि लो मैंने तुमको कूल कर दिया। हीट को खींचना, एक होता है हीट को देना और एक होता है हीट को लेना। चलो पढ़ो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। सर वो वाली हीट कौन सी होती है सर, जब जैसे कि सर अपन अपना हाथ सर जो बंद कर लें सर, जो अपने आप हीट प्रोड्यूस हो जाती है सर हाथ के अंदर? अच्छा, अपन हाथ बंद कर लेते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है? यस सर। वो हाथ गर्म नहीं हो जाता सर थोड़ी देर में? अच्छा 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 अच्छा। वो हाथ आपको दूसरी स्किन में रखने पर गर्म लगता है कि अपने हाथ पे ही गर्म लगता है? तो सर वो दो स्किन सर एक साथ मिल जाती सर, वैसे तो हाथ बंद करने में। वो दोनों स्किन एक दूसरे को गर्म फील करती है कि जब आप हाथ खोल करके दूसरे पे रखते हो तो गर्म फील करते हो? सर किसी में भी सर। नहीं, सुनो उसका जैसे रीजन क्या है, सुनो। तो जैसे मुट्ठी बांध सुनो लो सर तो हाँ उसमें। मेरी बात सुनो। जब आप मुट्ठी बांध लेते हो तो बंधी हुई मुट्ठी का कांटेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ अच्छा हो जाता है कि कट जाता है? सर कट जाता है। मतलब यहाँ जो मुट्ठी के अंदर वाली हीट थी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, बोलो हाँ। यस सर। इस वजह से आपको वो गर्म लगता है। प्लीज समझ में आया? यस सर। बट मगर उसी समय पे बाकी बॉडी की हीट तो निकल रही होती है ना। यस सर। चलो पढ़ो आगे। बाय सिंपल। By a simple experiment showed that temperature of a substance remains constant during its change of state, hence
define melting and boiling point. यस, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। अब एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज अगर हो रही है तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा? बोलो। Yes sir. नो, होगा। हाँ नहीं होगा। अरे क्या बोल रहे हो? क्यों? अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, समझे? तो होगा ना सर। नहीं होगा बेटा, वो तुम जो कह रहे हो वो बाद की बात तुम समझ रहे होगे। देखो मेरी बात सुनो, पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ लो फिर समझ में आ जाएगा। पढ़ो, इफेक्ट ऑफ Okay हीट। sir. Effect of heat on change of state. Take some ice cube in a beaker. Note temperature of ice. It will be 0 degrees Celsius. Start heating it slowly on a constant heat source. Not the temperature after every minute. Continuously stir the mixture of water and ice. Plot a graph between temperature recorded and time. We obtained a curve of the shape down. It is found that temperature does not change as long as there any ice left in the बीकर beaker. वेट, Here the रुक heat जाओ। supplied अब is देखो इसका being ग्राफ देख लो पहले, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। इसका ग्राफ देख लो आप, तब समझ में आएगा आपको। यस, ये देखिए आपने क्या करा बेटा, ये थर्मोमीटर लगा दिया, ये आइस है और इसमें ये स्टाइरर है, ये हिलाने के लिए इसको, है ना, जर्क देने के लिए। और ये आइस है, ये आपने थर्मोमीटर लगा दिया। देखिए यहाँ पे पानी का जो टेम्परेचर था, पानी प्योर आइस था। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पानी प्योर आइस था। प्योर आइस, प्योर आइस मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हाँ। 0 degree. Yes sir. बेटा ये आइस से लिक्विड बनना शुरू हुआ, लिक्विड 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 लिक्विड। बेटा यहाँ पे ये प्योर लिक्विड बन चुका है। क्या बन चुका है? प्योर Pure लिक्विड। liquid. यहाँ पे ये प्योर आइस था 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहाँ पर ये प्योर लिक्विड है प्योर लिक्विड कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा? 0 डिग्री 0 सेंटीग्रेड। degree. हाँ, तो देखिए क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। No sir. नहीं हुआ, मगर स्टेट तो चेंज हो गई ना। बर्फ के हाँ, टुकड़े थे पहले, और बर्फ के टुकड़े आइस में कन्वर्ट हो जाएं, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक भी बर्फ का टुकड़ा नहीं बचेगा। बताओ आपने हीट दी कि नहीं दी? Yes sir. दी। दी, बट क्या टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसी हीट जो टेम्परेचर चेंज नहीं करवा पाती है उसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। हाँ, लेटेंट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त, या हिंदी में और बोलते हैं अंदर की बात, जो दिखाई ना दे। पर सर ये समझ तो गए ना? केवल एक ही, तो केवल ये तो यहीं पे हो रहा है ना सर, ये केवल एक ही जगह पे। नहीं, अभी और पे होगा। देखो अब देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ हो अब गया। इसको गर्म करोगे तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, और जो लिक्विड है ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 0 डिग्री का लिक्विड किस में बदल जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड में। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप नहीं बनेगी, पहले पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनेगा। बोलो यस। यस सर। हाँ पानी बनेगा? हाँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड बनेगा, खौलता हुआ पानी? खौलता हुआ पानी, एग्जैक्टली। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब वेपोराइजेशन करते हैं। देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपोराइजेशन मतलब एक भी लिक्विड नहीं बचेगा, केवल भाप बचेगा। देखो अब यहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ा इतने में कि नहीं बढ़ा? बड़ा। कहाँ बढ़ा? तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ना सर। अरे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर में 100 पे ही तो है, देखो ना 100 पे ही तो हो रहा है फिक्स, केवल हीट ले रहा है, हीट। टाइम बढ़ रहा है और हीट ले रहा है। बट सर ये तो केवल कुछ समय के लिए होगा ना सर, छोटे से टाइम के लिए। भले ही छोटे से टाइम के लिए होगा, मगर क्या कोई टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मेरा सवाल। नो सर, नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया? यस सर। और यहाँ पे कौन सी हीट इन्वॉल्व होगी? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. आ गया तो सर। इधर पे इन्वॉल्व होगी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और इधर पे इन्वॉल्व होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद वेपर बन जाएगी, ये टेम्परेचर लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर। बोलो। तो जैसे सर 10th में पढ़ाया था सर कि सॉलिड से डायरेक्ट सर वेपर में बदलने के लिए, हाँ तो उसको भी कुछ बोलते थे सर। उसमें कैसा होगा सर? उसमें तो टेम्परेचर बदलेगा ना सर? नहीं, उसको थोड़ी देर बाद आएगा, अभी उसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। अच्छा, वो उसमें ये सब एक्सेप्शन है। कुछ हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है वो, ठीक है, कुछ यस सर। है सिलेबस में। चलो क्लियर हो गया ना ये? यस ये यस सर। देखो सर, हो गए तो। सब्लिमेशन जो तुम बोल रहे थे, जय, सब्लिमेशन, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो बैक करते हैं। पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो। टेक सम आइस क्यूब्स, स्टार्ट से पढ़ो जय। हर्षिता आप ही रीड करो। सॉरी सर, माइक बंद था सर, देखा नहीं मैंने। हाँ Effect of heat on the change of state. Take some ice cube in a beaker. Note the temperature of ice. It will be 0 degrees Celsius as shown in figure. Start heating it slowly on a constant heat source. Note the temperature after every minute. Continuously stir the mixture of water and ice. Plot a graph between the temperature recorded and time. We obtain a curve of the shape down. कर्व शेप It is शोन इन found that फिगर। the temperature does not changes as long as there is any ice left in the beaker. Here the heat supplied is being used in changing the state from solid ice to liquid water. The change of state from solid to liquid is called melting, and from liquid to solid is called fusion. It is seen that the temperature remains constant until the entire amount of solid substance melts. Thus, both the solid and the liquid state of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from the solid to liquid. हाँ, क्योंकि After क्या बताई गई, बहुत बढ़िया बात बोली गई है कि यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ तक जब तक ये ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब तो सॉलिड कहाँ लिक्विड पे एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। यस, तो कहाँ पे होंगे सर इक्विलिब्रियम में? एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। तो सॉलिड और लिक्विड। हाँ, क्योंकि आइस सॉलिड है और तो पानी सर लिक्विड मेल्ट है। तो हो गई ना सर? अरे तो मेल्ट एग्जैक्टली कहाँ पे हुई? एकदम यहाँ पे थोड़ी ना हो गई, यहाँ पे हुई ना एक मेल्ट एग्जैक्टली इधर पे। तो सर ऐसे तो ऊपर भी है सर, वो क्या कहते हैं, लिक्विड और वेपर्स। हाँ, तो मैंने वहां की मना कब किया? यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे कंप्लीटली वेपर है, तो यहाँ पर लिक्विड और वेपर भी जो होंगे दोनों एग्जिस्ट करेंगे एक साथ। बट धीरे 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 वेपर बढ़ती जाएगी, लिक्विड यहाँ पे गायब हो जाएगा एकदम। आप समझ में आया? यस सर। हाँ भाई, एक बात तुम खुद बताओ, जब यहाँ पे आइस पिघलना शुरू होगी तो क्या तुम ये ऑन करोगे फट से आइस पिघल जाएगी, कि धीरे धीरे आइस पिघलेगी और पानी बढ़ता जाएगा? बोलो। सर धीरे धीरे। तो वही तो बोल बट रहा हूँ मैं, सर, यही तो बात कर रहा हूँ मैं। सर कहीं का सर वो आइस से सर वो धुआं सा नहीं निकलता सर, वाइट वाइट? वेपर है वो, पढ़ो। तो सर डायरेक्ट हुआ ना सर, मतलब? नहीं, आइस से जो वेपर मिलेगी वो कंडेंस हो जाएगी, वो लिक्विड में बदल जाएगी ना बेटा, हीट की वजह तो से सर कंडेंस हो जाएगी। सर ऐसे तो सर उल्टा हुआ ना सर, मतलब आइस से डायरेक्ट सब वेपर बना, सब वेपर से फिर देखो लिक्विड बना। देखो, आइस से वेपर बनती बनती बल्कि ज्यादा बनती है भाई, क्योंकि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है आइस के केस में, ठीक है। मगर हमारे पास जितना आइस है और जितना पानी है, हम उसकी एनालिसिस केवल यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आया? यस सर। बनने दो वेपर, हम वेपर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। थोड़ी जो बहुत जो वेपर निकलेगी उसको निकलने दो, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब केवल यहाँ पे आइस और वाटर से है। हम आइस और वाटर की रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं भाई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा जो आइस होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में बदल जाता है, मतलब एकदम बर्फ और एकदम जोरदार ठंडा पानी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पूछो और सवाल क्या है बेटा, और कुछ? सर अभी तो ऐसे तो नहीं है। चलो
एक काम करो, What time? फिर यहाँ से पढ़ो, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम, The change of state from solid to liquid is called melting, and from liquid to solid is called fusion. It is seen that the temperature remains constant until the entire amount of solid substance melts. Thus, both the solid and liquid states of the substance coexist in the थर्मल in इक्विलिब्रियम। thermal equilibrium during the change of state from solid to liquid. देखिए आप इस बात पे पूछ रहे थे कि देखो लिखा हुआ है साहब कि बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, टेम्परेचर सेम हो चुका है तो दोनों स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट, आफ्टर After the whole of ice gets melted into water, and as we continue heating the vacuum, we know that the temperature begins to increase till it reaches nearly 100 degrees Celsius, when it again becomes steady. हाँ, तो देखते हैं कि यदि इसको ऐसा करते जाते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और अगेन फिर से स्टेडी मतलब कि फिर से टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि शांत हो जाता है। पढ़ो, द हीट सप्लाई, The heat supplied is now being used to change state of water from liquid to vapor. The change of state from liquid to vapor is called vaporization. It is noted that the temperature remains constant until the entire amount of the liquid is converted into vapor. Thus, both the liquid and the vapor states of the substance coexist in thermal equilibrium. यस, फिर से Melting आ गया point. कि बोथ द लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उसमें लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है, साथ साथ में गैस भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पढ़िए, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? यस, इंपॉर्टेंट। Melting point. The temperature at which the solid and the liquid state of a substance coexist in thermal equilibrium with each other is called its melting point. It is a characteristic of the substance, but also depends on pressure. The melting points of a substance at standard atmospheric pressure is called its normal melting point. Boiling point. The temperature. ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या आई यहाँ पे कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। चलिए पढ़िए नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point. The temperature at which the liquid and the vapor state of a substance coexist in thermal equilibrium with each other is called its boiling point. The boiling point of a substance at standard atmospheric pressure is called its normal boiling point. यस, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पढ़िए, व्हाट इज सब्लिमेशन? What is sublimation? Give some example of which undergo sublimation. Sublimation. Some substances on देखो being जय, heated सम fast. सब्सटेंस, जय यार पढ़ रहे हो मगर ऐसा लग रहा है जैसे फीलिंग के साथ नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल ऐसा बस पढ़ रहे हो स्कूल में हिंदी टाइप, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं है, पॉज नहीं है, एक मतलब वैरायटी नहीं है, बिल्कुल सम सब्सटेंसेस ऑन बीइंग हीटेड, ऐसे नहीं पढ़ो, मजे से पढ़ो। देखो पहली लाइन लिखा हुआ है सम सब्सटेंसेस, ठीक ना, मतलब कुछ Yes. सब्सटेंस। देखिए आपके पास जो फिजिक्स की बुक है, जब तक आप उसका एक एक लेटर नहीं पढ़ लोगे तब तक वो फिजिक्स कोई काम की नहीं है, और मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं फिजिक्स की एक एक लाइन सिखा सकूं। तो सम सबस्टांसेस यानी कि कुछ सबस्टांसेस, तो आपने जो कहा था कि सर बर्फ की भाप निकलती है तो, और सब्लिमेशन में क्या कर्व नहीं आएगा, तो भैया वो सबस्टांसेस ही अलग हुआ करते हैं, वो सब में रूल अप्लाई नहीं होगा, सब्लिमेशन का रूल सब में अप्लाई नहीं होगा। पढ़िए अब सब्लिमेशन। सर फिजिक्स फ्रिज से सर रेफ्रिजरेटर से तो निकलती ना सर वो धुआं। भाई मेरे वो सब्लिमेशन नहीं है, सर वो है क्या सर? देखो फिजिक्स, आप क्या कह रहे हो कि रेफ्रिजरेटर से जो धुआं निकलता है, यार यस रेफ्रिजरेटर के सर। अंदर फ्रेयॉन्स गैस होती हैं, वो जो आप धुआं देखते हो ना वो फ्रेयॉन्स गैस का धुआं है, अच्छा। समझ गए। और आप कह यस रहे हो सर। कि भाई क्या आइस का सब्लिमेशन होता है? यार एक बात बताओ, आइस के टाइम में आइस जो होती है, आइस के ऊपर आपको वेपर फ्यूम्स बनती दिखाती है कि नहीं दिखाती है?
हाँ सर। या तो बिल्कुल अगर आप गर्म पानी ले लोगे, गर्म पानी नॉर्मल गुनगुना पानी और आइस, बताओ ज्यादा जोर किसमें वेपर निकल रही होगी, गर्म पानी से या आइस में? गर्म पानी। उल्टा बोल गए, सोच के बोलो। चलो देख लो, अब इस बात को समझ लो, अब इस बात को समझ लो, ये क्या कहे हो आप देखो। ये गर्म पानी रखा है बाल्टी में, बताओ बाहर वाले मौसम का टेम्परेचर गर्मी का जून का महीना 38 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो यस। यस सर। और गर्म पानी आप जो लेकर के आए हो, गर्म पानी कितने का है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड का। पानी खौला नहीं है, मतलब गुनगुना टाइप का है, बोलो हाँ। हाँ सर। 70 डिग्री, अच्छा खासा गुनगुना पानी, समझ गए? यस सर। चलो अब आ जाओ, बर्फ ले लो। अब बर्फ ले ली गर्म पानी की आपने, बर्फ बना ली, बोलो भाई बर्फ का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 0। और मगर गर्मी है तो बाहर का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 38। 38। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, पहली चीज ये समझो कि हीट किससे किस में जाएगी। इस वाली कंडीशन में हीट वेदर से यानी एटमॉस्फेयर से बर्फ में जाएगी, और इस वाली कंडीशन में जो हीट है वो इसमें जाएगी, बोलो हाँ। हाँ सर। तो अब यहां पर देखिए, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर का गैप निकालो, कितना आया? 38 आया कि नहीं आया? यस सर आया। इसका गैप निकालो, कितना आया? 32 आया कि नहीं आया? यस सर 32। 70 और इसका गैप 32 आया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो ज्यादा जोर से हीट कौन लूटेगा, बर्फ लूटेगा या एटमॉस्फेयर लूटेगा? ये वाला बर्फ। बर्फ सर लूटेगा, बर्फ। बर्फ लूटेगा ज्यादा जोर से। समझ में आई है मेरी बात? यस सर। हाँ, मतलब बर्फ ज्यादा जोर से लेगा हीट। चलो हाँ पढ़ो बेटा, फिर कहाँ तक आ गए थे? द प्रोसेस, पढ़ो द प्रोसेस। Some substance, the हाँ process of transition of a substance from the solid state to the vapor state without passing through the liquid state is called sublimation, and the substance is said to be sublime. Substance like dry ice, solid CO2, iodine, naphthalene, and camphor undergo sublimation when heated. During the sublimation process, the solid and vapor state of a substance coexist in thermal equilibrium with each other. हाँ देखिए, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम बनता है वो किसका बनता है? सॉलिड और वेपर का। इसमें लिक्विड इंटरवीन नहीं करता है, याद रखना, ये प्रोसेस स्पेशल है, इसमें लिक्विड नहीं आता। पढ़िए, व्हाट? कैम्फोर सर वो होता ना सर, कपूर, तो कपूर कपूर। पर सर कपूर का भी तो लिक्विफाइड वो बनता है ना सर। नहीं बनता, जला के देख लेना घर में रख करके, तवे के ऊपर तवा रख लेना और तवे के ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल देना और देख लेना सीधे भाप बन के उड़ जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा। पर नेक्स्ट पढ़िए। सर जब उसे जलाते सर थोड़ा थोड़ा लिक्विड तो होता है सर उसकी लेयर पे। नहीं होता। जलाते हैं तो लिक्विड बनता है, जला के देखना आज। मैंने तो नहीं देखा सर। नहीं देखा मैंने भी, वो आंखों में दिखता है इल्यूजन टाइप से। चलो हाँ, पढ़ो, ऊपर व्हाट इज दीवार द, को आज सकता है। रच करके देखूंगा। चलो करना, व्हाट इज द, Question. What is the effect of pressure on melting point of a substance? हाँ मेल्टिंग Effect of पॉइंट पर pressure. क्या प्रेशर का क्या इफेक्ट है मेल्टिंग पॉइंट पर? ठीक है ना? अब जैसे तुम ये समझो, मैं एक तुमसे सवाल पूछूं कि ये बर्फ रखी हुई है, एक सिलेंडर के भीतर बर्फ रखी हुई है, सिलेंडर खुला हुआ है, तो सिलेंडर खुला हुआ है तो इसके ऊपर प्रेशर किसका होगा? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है बेटा? 1 atm, बोलो हाँ। Yes sir. यस सर। अगर यहाँ पे पिस्टन लगा करके मैंने प्रेशर और बढ़ा दिया और प्रेशर कर दिया 5 atm, मतलब इस प्रेशर का 5 गुना, और बर्फ अभी भी रखी हुई है वही वाली,
तो बताना है किस कंडीशन में बर्फ जल्दी मेल्ट होगी, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में, बताइए किसमें बर्फ जल्दी मेल्ट होगी, पहले में कि दूसरे में? फर्स्ट। फर्स्ट वाले में। मतलब पहले वाले में मेल्टिंग जल्दी हो जाएगी, दूसरे वाले में मेल्टिंग देर में होगी, मतलब आपका यस। कहना है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, यही कह रहे हो ना? हाँ सर। चलो यस पढ़ते हैं क्या जवाब है इसका, पढ़ो बेटा। सर। Effect of pressure on melting point. The melting point of those substances which expand on melting, example paraffin, wax, phosphorus, sulfur, etc., increase with the increase in pressure, while the melting point of those substances which contract on melting, example ice, cast, iron, bismuth, etc., decrease with increase in pressure. हाँ तो यस, तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? यस, याद रखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सबस्टांसेस विच एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग, जो मेल्टिंग होने पे एक्सपैंड करते हैं, एग्जांपल पैराफिन, वैक्स, फास्फोरस, सल्फर, इनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना? मतलब पहले कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहे होंगे, अब और ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा हाई प्रेशर पे, तब ये मेल्ट होंगे, और ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये मेल्ट होंगे। मगर यदि आप बात करते हैं आइस की, कास्ट आयरन की, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब पहले जो मेल्ट हो रहे थे अब वो और पीछे मेल्ट होंगे, मतलब कम टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे, समझ गए? यस सर। तो और पहले मेल्ट हो जाएंगे। तो वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता है बच्चों, वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। डिक्रीज हो। चलिए ये हो गया। अगला है व्हाट इज रिगुलेशन। चलो पढ़ो बेटा। नॉट What it? इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अब यही है ना, मैक्सिमम टॉपिक आएंगे जो नॉट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अभी तक दो चीज अपन ने इंपॉर्टेंट पढ़ी है, एक रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो श्योर आएगा एग्जाम में। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, और वो हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, वो डेफिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है। और अभी इसके बाद में कुछ आएंगे टॉपिक्स तो मैं बताऊंगा। रीगैलिनेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़िए व्हाट इज रीगैलिनेशन। सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों देते हैं? अब सिलेबस में तो पूरा है ना यार, बहुत सारा इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब थोड़ा ना कि अब क्वेश्चन पेपर तो आपका 30 क्वेश्चन आने, तो सारी बुक तो दे नहीं सकते हैं, बोलो हाँ। यस सर। आने तो 30 क्वेश्चन है, तो कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, ये वो चीजें जो नहीं आती हो बताना इसलिए जरूरी है। एज ए टीचर बताना नहीं चाहिए, मगर बताना इसलिए जरूरी आप लोग के लिए क्योंकि तैयारी नहीं हो पाती, अगर ये सब पढ़ोगे तो मेन मेन चीजें छूट जाएंगी। पढ़ो। तो कॉन्सेप्ट उनका यूज होता है कहीं? अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं खुद बताऊंगा, भले इंपॉर्टेंट, जैसे कि जैसे मैंने आपको हीट पढ़ाई, हीट मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई, हीट एंड टेम्परेचर, जबकि सिलेबस से अलग कर दिया गया है, तो क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत यूजफुल है इसलिए सिलेबस से बाहर होने के बाद भी मैंने आपको पढ़ाया। बट जो चीज सिलेबस में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। पढ़ो बेटा, व्हाट इज क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. What is regulation? Give an example to illustrate it. Give some practical applications of this phenomenon. Effect of pressure on freezing point of ice. Regulation. The phenomena in which ice melts when pressure is increased and again freezes when pressure is formed. Pressure is removed. Is called regulation. हाँ Experiment take. देखिए, देखिए क्या कह रहा हूं मैं, मतलब अगर आइस में आप अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, द फिनोमिनन इन विच आइस मेल्ट, अगर आप आइस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो आइस मेल्ट हो जाएगी, और प्रेशर दोबारा हटा लोगे, रिमूव कर दोगे, तो वापस आइस जो है फ्रीज हो जाएगी, वापस फ्रीज हो जाएगी, मतलब जो मेल्ट हुआ पानी है वो वापस फ्रीज हो जाएगा। समझ में आया? मेल्ट हुआ पानी जो है वो वापस फ्रीज हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन रेगुलेशन। द फिनोमिनन इन विच आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज करने पर आइस मेल्ट हो गई,
और जब अगेन अपन ने प्रेशर हटाया तो आइस वापस फ्रीज हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेगुलेशन। चलो रीफ्रीज पढ़ो एक्सपेरिमेंट। हर्षिता Yes, पढ़िए। sir. टेक अ स्लैब। Take a slab of ice and support it on two wooden blocks. Take a metallic wire and attach two heavy weights, say 5 kg each at its end. Put the wire over the slab as shown in figure. It is seen that the wire gradually cuts its way through the ice without cutting into two pieces. Just below the wire, melts at a lower temperature due to the increase in pressure. When the wire has passed, water above the wire freezes again. Thus, the wire passes through the slab and the slab does not split. This phenomena of refreezing is called regulation. हाँ तो देखो बेटा हो क्या रहा है, ये समझा रहे हैं कि जैसे कोई वायर होता आप इसको लटका देते हो तो यहाँ पर पहले पानी इधर का गल जाएगा और जो वायर होता है थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, थ्रेड, ठीक है ना, मेटेलिक वायर नीचे हो जाएगा। फिर वायर यहाँ पर पहुँच जाएगा बीच वाली फेज में और यहाँ का पानी फिर से जम जाएगा। मतलब जब तक प्रेशर था तो वहाँ का पानी मेल्ट हो गया, जैसे ही वायर का प्रेशर हटा पानी रिफ्रीज हो गया। अब आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ पढ़िए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। Practical application of regulation. By pressing snow in our hand, we can transfer it into a snowball. When snow is pressed, its crystal melts. As the pressure is released, water refreezes, forming a snowball. यस Second, मतलब आप जो स्नो को लेकर के आप गोला बना लेते हो, ये रेगुलेशन का ही परिणाम है। नेक्स्ट पढ़िए। skating is possible due to the formation of water layer below the skates. Water is formed due to the increase of pressure and its act as a lubricant. The ice of a glacier pressed against the side of its valley melts and in this way adapts itself to the shape of a valley. यस तो देखो आइस को काटने का जो बेस्ट तरीका वो यही है कि एक मेटल की रॉड रख दो तो ये धीरे धीरे मेटल की रॉड नीचे आ जाएगी। तो ए वायर कट्स इन अ वे थ्रू एन आइस स्लैब विदाउट कटिंग इनटू टू पीसेस, है ना। मतलब ए वायर कट्स इट्स वे थ्रू एन आइस स्लैब विदाउट कटिंग इन टू पीस। मतलब जो वायर है नीचे जाती जाएगी और ऊपर वापस बर्फ जमता जाएगा। चलिए सर, हाँ जी बोलिए। तो लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेंट का मतलब चिकनाई। तो क्या होता है, जो स्कैटर होते हैं उनके जो स्कैट ये होते हैं मतलब पैरों में जो पहन करके वो डांस करते हैं स्कैटर्स, तो ये प्रेशर की वजह से यहाँ पे पानी बन जाता है। समझ गए ना? यस सर। पानी बन जाता है तो पानी किसका काम करता है? चिकनाई का, लुब्रिकेंट का। ठीक है। अब यस सर। चलिए पढ़िए इफेक्ट ऑफ, पढ़ो हर्षिता। What is the what is the effect of pressure on the boiling point of a liquid? Explain it with the help of simple experiment. चलिए अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर का इफेक्ट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या पड़ता है। अब हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे क्या पड़ेगा, कि बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। पढ़िए। नॉट Effect of इम्पॉर्टेंट pressure बच्चों, नॉट इम्पॉर्टेंट, नो आईएमपी। Effect of pressure of a on the boiling point of a liquid. The boiling point of a liquid increases with the increase in pressure. यस तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ेगा लिक्विड का। ठीक है ना। मतलब यदि आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको समझना बहुत इजी है। देखो कैसे भाई, जैसे आपके पास लिक्विड है, ये उबलने लग गया था, ये टेम्परेचर कितना है 180 एम, सॉरी प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना 180 एम, ये उबल रहा था। मतलब नीचे से जो वेपर प्रेशर था वो भी कितना हो गया था 180 एम और ऊपर का प्रेशर हो गया था 180 एम। तो वेपर ने बैरियर तोड़ करके ऊपर जाना शुरू कर दिया। बोलो यस। यार बॉइलिंग में यही तो होता है यार,
गैसियस प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यही तो होता है। ऊपर का एटमॉस्फेयर का बैरियर तोड़ करके गैस ऊपर उठने लगती है, यही तो होती है बॉइलिंग, हाँ या ना? हाँ सर। अब अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, यहाँ पे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो बताओ ये वेपर इजीली उठ पाएंगी कि नहीं उठ पाएंगी? नहीं। नहीं उठ पाएंगी। तो इनको उठाने के लिए नीचे से आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो हीट देनी सप्लाई और पड़ेगी। ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस करना सर। पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बस यही कहना था। चलो पढ़ो। Take a round bottom flask and fill it more than half with water. Support it a burner and fixed a thermometer and a steam outlets through the cork fitted in the neck of a flask, as shown in figure. As water gets heated in the flask, bubbles of a steam begins to form and at the bottom. These bubbles rise to a cooler water near the top, where they condense and disappear. Finally, as the temperature of an entire mass of water becomes 100 degrees centigrade, bubbles of steam reach the surface and the boiling is said to occur. As the steam comes out of the flask, it condenses as the tiny droplet of water, giving a foggy appearance. If the steam outlet is partially closed, the pressure inside the flask increases and boiling stops. Water now has to be heated to the higher temperature to make it boil again. Thus, the boiling point increases with the increase in pressure. चलिए ठीक है बच्चों, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।